काल तक चलेगा। और जहाँ पर हम लोग इस सम्मेलन को का आयोजन किया गया है और ये ऐतिहासिक गांव है। आप लोगों को मालूम होगा, मरान गांव के जयपाल सिंह का नाम सुने हैं ना आप लोग? मरान गांव के जयपाल सिंह का जन्म स्थल है। इसी गांव में उनका जन्म हुआ था और इस ऐतिहासिक गांव में एक कार्यक्रम झारखंड जनाधिकार महासभा का ये सम्मेलन हो रहा है, इसलिए एक खुशी की बात है। आप सबों से गुजारिश है कि आज ये तो पूरा झारखंड से लोग आए हैं, अलग अलग जिला से आए हैं ना, तो कल तो शायद परिचय हुआ होगा। झारखंड के सिंहभूम कोल्हान से लेकर रांची, लातेहार, लोहरदगा, इधर पलामू से भी आए हैं, दुमका, गोड्डा से भी आए हैं और कई इलाका से आए हैं। इसलिए अपरिचित नहीं है, सब लोग परिचित लोग हैं, सब जाने पहचाने चेहरा भी है, जाने पहचाने लोग हैं। और प्रधान देश है, आज भी किसान सबसे ज्यादा खेतिहार किसानी है, सबसे ज्यादा रोजगार करने वाले देने वाला किसान है। तो इस किसानी के मुद्दे पर जो बात हम लोग कर रहे हैं कि क्योंकि देश में जो विकास का नींव डाला गया कि देश का विकास कैसे होगा, और इसमें सबसे पहले जो जिसके हाथ में हुकूमत का शासन था तो पंडित नेहरू के हाथ में आया बागडोर। और चूंकि हम लोग छोटनागपुर संथाल परगना के लोग हैं और उन्होंने सबसे पहले विकास का मॉडल शुरू किया दामोदर घाटी नदी। दामोदर घाटी का नाम सुने हैं आप लोग? तो उन्होंने कहा था विकास का मंदिर है और विकास दामोदर नदी जो ऐतिहासिक रूप से वहां का जो किसान थे, बहुत उपजाऊ जमीन और वहां का किसानों को बड़ा डैम बना करके विस्थापित किया गया। और दामोदर नदी और दामोदर घाटी, दामोदर जो निगम बना, उन्होंने आज विकास नहीं बल्कि विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया। दामोदर नदी एक पवित्र नदी है। इस पवित्र नदी को एक नहीं कई बांध बना दिया गया। तेनू घाट से लेकर बड़ा बड़ा, तेनू घाट तो इतना बड़ा डैम बनाया जहां लालबाटिया, लालपरिया, तो वहां भी लाखों लोग करीब विस्थापित हो गए और एशिया का सबसे बड़ा डैम बना। और डैम इसलिए बना कि यहाँ के लोगों को पानी मिलेगा, यहाँ के किसानों को पानी मिलेगा। लेकिन वास्तव में अगर देखेंगे आप लोग, जो बोकारो से आए हैं, हम लोग जानते होंगे कि किसानों को कितना पानी मिलता है। किसको पानी मिल रहा है? तेलुगढ़ का पानी, बोकारो। तो वहां के लड़ाकू जनता कोल्हान के लोग हैं, वहां लड़ाई लड़ने के बाद हुजूरे वाली स्थगित है, बंद नहीं किया। लोग आंदोलन के बदौलत वहां पर काम रोका गया, काम बांध रोको आंदोलन में चला गया। तब से वो बांध नहीं बना, लेकिन चांडिल में बांध बन गया। 70 के दशक में शुरू हुआ था, लेकिन 70 के दशक में
2021 चल रहा है। बांध तो बन गया लेकिन कैनाल नहीं बना हुआ। 70 से लेकर आज तक 2021 में कितना साल हो गया? इतने साल होने के बाद में वहां का पानी भी किसानों को नहीं मिला। वहां का पानी किसको मिल रहा है? आप लोग बता सकते हैं? वहां का पानी को टाटा साहब को मिल रहा है। टाटा स्टील जो है उसको पानी मिल रहा है। और हमारे जो किसान है वहां भी लाखों लोग गुजर गए, हजारों एकड़ जमीन वहां पे चले गए। अभी भी पुनर्वास का काम नहीं हुआ। विस्थापित होने के बाद जो विस्थापन नीति जो बना कि वहां के लोगों को बेहतर तरीके से पुनर्वासित किया जाए, लेकिन ऐसा दुर्दशा है। तो इसलिए किसान का अगर बात करेंगे तो यहाँ झारखंड में भी लोग बोलता है यहाँ तो किसान उसान है नहीं। अभी भी बोलता है कि झारखंड में किसान नहीं है, खेतिहार नहीं है। यहाँ एक ही मात्र उपाय है विकास का, औद्योगिक बनाओ, कारखाना बनाओ, बड़ा बड़ा कारखाना बनाओ, बड़ा बड़ा डैम बनाओ, तो यहाँ का विकास होगा। तो हम लोग जैसे जो लोग हैं इसके खिलाफ में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ जो किसानी है और जो आज भी यहाँ झारखंड में किसान सबसे ज्यादा किसान खेतीहारी किसान है। हम लोग भी किसान है। हम लोग का जो पेशा है पुश्तैनी जो है, हम लोग किसानी है, अभी भी खेती करते हैं। अब पूरा बुढ़ान से लेकर संथाल पकड़ा में तो कोई मात्र उद्योग नहीं है। यही एकमात्र आजीविका का साधन है। एक जीने का आधार अगर है तो जमीन है। लेकिन आज धीरे धीरे क्या हो रहा है, किसान जमीन छीना जा रहा है किसानों का। लगातार किसान विस्थापित हो रहा है। लगातार किसानों का जो भी जमीन बचा है तो किसी न किसी रूप में उसका अधिकृत किया जा रहा है। आप लोग आश्चर्य करेंगे कि हाँ, इतना बड़े बड़े कारखाना लाने के बावजूद भी लोग ऐसे बाहर में रोजगार करने जाता है, महानगर में जाता है। हमारी बहनें भी जाती है, कई नौजवान लोग बड़े पैमाने पर लोग जा रहे हैं और बाहर से लोग यहाँ रोजगार कर रहे हैं। कितना विडंबना। लोग यहाँ से बाहर जाते हैं रोजगार के, हजारों लाखों लोग जाते हैं और लाखों लोग यहाँ आ रहा है रोजगार करने के लिए। तो इस स्थिति को कैसे आप समझेंगे कि तो रोजगार के तलाश में जो बाहर जाएगा और यहाँ जो इंडस्ट्री में जो रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार अभी परमानेंट रोजगार तो खत्म ही कर दिया। जब से जो उदारीकरण नीति आया, निजीकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन, जो हुमनीकरण का दौर चला, उसके बाद तो परमानेंट जो जॉब था, परमानेंट जो काम था वो खत्म हो गया। अब प्राइवेट सेक्टर का जितना भी कंपनी से, बड़ा बड़ा कंपनी से, टाटा सबसे बड़ा उदाहरण है। टाटा में करीब 80 से 90 हजार से लगभग 1 लाख लोग परमानेंट नौकरी करते हैं, परमानेंट काम करते, परमानेंट जॉब करते। लेकिन धीरे धीरे आप DRS और ERS के माध्यम से लोगों को बैठा दिया गया। अब रोजगार एक तरह से कहते परमानेंट जॉब तो नहीं है, आप ठेकेदारी में काम कीजिए और अपना जो रोजगार का जो साधन था वो साधन धीरे धीरे खत्म होगा। तो इसलिए किसानों का मुद्दा कब आया, जब देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार है और जिसका नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी
जमीन अधिग्रहण का जो कानून था, जो अंग्रेज के जमाने में जो 1894 में जो कानून बना था, वही कानून आज तक चल रहा था। लेकिन बीच में यूपीए सरकार ने इसको खत्म करके नया एक कानून बनाया, जो थोड़ा मोड़ा, वो भी बहुत किसानों के लिए बहुत, ये तो बात नहीं है, लेकिन थोड़ा किसानों को राहत देने वाला कुछ मामला मुद्दे आया। तो वो ऐसा कानून को भी खत्म करने का एक ऑर्डिनेंस लाने का काम किया। तो ऑर्डिनेंस उसी समय लाया जाता है जब सदन का कोई कार्यक्रम अधिवेशन नहीं होता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 3 बार ऑर्डिनेंस लाया। पहला ऑर्डिनेंस के पास नहीं हो पाया, और दूसरा, तीसरा, 3 बार में भी नहीं कानून नहीं बन पाया। और जब जैसे एक कानून आया, ऑर्डिनेंस लाने का प्रयास किया, तो देश के तमाम किसान, मजदूर, खेतिहार, जो चाहे छोटे बड़े खेतिहार क्यों ना हो, इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ पूरा देश में गांव से लेकर संसद तक इसका आवाज हुआ, आवाज उठाया गया कि ये जन विरोधी कानून नहीं चलेगा। और लगातार पूरे देश में गांव से लेकर के, गांव कस्बा से लेकर के, जिला से लेकर के दिल्ली राजधानी तक इसका आवाज जोरदार तरीके से इसका विरोध हुआ। आप लोग जानते हैं, आप बहुत सारे लोग इस आंदोलन में शरीक हुए होंगे। इस आंदोलन को देखते हुए उस ऑर्डिनेंस को मोदी सरकार ने विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। और तब से किसान आंदोलित है। आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में पिछले 1 साल से दिल्ली बॉर्डर के पास में, गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, 3 दिन जगह लगातार 1 साल से धरना पर बैठा हुआ, वहां आंदोलन कर रहा है। पूरा देश कर रहा है, देश का किसान। पंजाब, हरियाणा से लेकर यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, साउथ के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमाम सारे जो किसान हैं वहां पर आज भी वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मोदी ने 3 जन विरोधी काला कानून लाया। क्या जन विरोधी काला कानून? इसके बारे में आप लोग जानते हैं क्या? जन विरोधी क्या, कौन सा कानून पार्लियामेंट में कानून बनाने का कोशिश किया मोदी ने? आप लोग को पता है ना? है? जानते हैं तो बोलिए। क्या उस 3 कृषि कानून, एक तो है एमएसपी वाला मामला था कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कम से कम न्यूनतम जो है गारंटी करो, ऐसा कानून बनाओ जो कि किसानों को सब फायदा हो, लाभ मिले, समर्थन मिले। लेकिन वो कानून नहीं बनाएंगे। कानून बनाएंगे अडानी के लिए, कानून बनाएंगे मुकेश अंबानी जैसे लोगों के लिए। क्या पार्लियामेंट इसी के लिए है? पार्लियामेंट में जो भेजते हैं आप लोग, क्या किसी खास व्यक्ति के लिए, उसका भलाई के लिए? पार्लियामेंट इसलिए है कि जनता के हित के लिए, जनहित के लिए कानून बनता है। जो लाखों करोड़ों जो जनता है, उसका हित में कानून बनाने के लिए आप पार्लियामेंट में भेजते हैं। इसी के लिए भेजते हैं ना? क्या अडानी अंबानी के पार्लियामेंट में भेजते हैं? नहीं ना। तो मोदी यही काम किया कि अडानी को कैसे जमीन मिल जाएगा, अंबानी को कैसे मिल जाएगा, टाटा जैसे जो बड़े औद्योगिक घराने के जो लोग हैं देश के अंदर में, या मल्टीनेशनल विदेशी कंपनी जमीन
शासन में देने के लिए प्रयास किया। तो तब से लगातार पूरे देश का किसान आंदोलित ताजा जो आंदोलन का स्थिति है, अभी पिछले 27 सितंबर को क्या हुआ? 27 सितंबर को भारत बंद क्यों था? किसने भारत बंद करने का कॉल किया गया? एक तो 3 कृषि कानून जो पार्लियामेंट में कानून बनाने का प्रयास किया और उसके खिलाफ में, और उसके साथ साथ देश में जिस तरह से महंगाई क्या पर आसमान छूती महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई है, दैनिक जीवन का जो आवश्यक वस्तु है, तेल है, नमक है, सारा चीज का इतना चरम पर महंगाई चले गया कि आज सरसों तेल 200, हम लोग तो सरसों तेल बदन में भी लगाते थे ना, खाने के अलावा बदन में भी लगाते थे, लेकिन आज सरसों तेल का उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं। टाटा का लोहा का कारखाना से मिलेगा भोजन कि जमीन से मिलेगा? और जिस तरह से यहाँ बड़े बड़े जो डैम्स बना, अब इस बड़े डैम बनने का प्रस्ताव में है, इतना डैम बनने के बाद भी यहाँ के किसानों को पानी नहीं मिला। तो हम लोग का मानना है कि जब किसानों को पानी नहीं मिलेगा, डैम क्यों बनेगा? हम विस्थापित क्यों होगा? हम जमीन क्यों देंगे? जमीन तो हमारी है ना, हमारा जो जमीन रहेगा तो हमारा जो भी भावी पीढ़ी है वो भी उस जमीन पर उपज पैदा कर सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो जमीन रहेगा, ये हमारा आजीविका का साधन है, ये जीने का आधार है। हमारे आदिवासी भाई लोग, अगर जमीन उसके हाथ से चले जाएगा तो जिस तरह से मछली को पानी से अगर बाहर किया जाएगा, छटपटा के मर जाएगा। तो इसलिए हमारा जमीन पर खतरा मंडरा रहा है, अभी भी मंडरा रहा है जमीन। हम इसीलिए हम लोग का स्लोगन है, जमीन आप किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। पूर्वजों का जमीन 1 इंच जमीन में आप नहीं देंगे। और जब बड़े बड़े कंपनियों के साथ, विदेशी कंपनियों के साथ समझौता किया गया, एमयू किया गया, तब से हमारा पूरा झारखंड आंदोलित है। हम लोग कोल्हान में, सिंहभूम में जिंदल स्टील कंपनी, भूषण स्टील कंपनी, एसआर स्टील कंपनी हमारे कोटका में भी आने का प्रयास किया, जमीन अधिग्रहण का प्रयास किया। वहां के किसानों, वहां के जनता, वहां के सारे लोग संगठित करके उसका विरोध किया, लगातार विरोध किया, और वहां से उठाते थे। जिंदल पता नहीं जिंदल कहां चले गया, भूषण कहां चले गया। इसी तरह से इस इलाका में, रांची खुद के इलाका में भी ArcelorMittal जमीन लेने का प्रयास किया, लेकिन वहां जमीन नहीं मिली। अब जमीन अभी मिलेगा नहीं, तो इसलिए जमीन को बचाने का जो लड़ाई, जमीन को कैसे हम सही ढंग से उपयोग करेंगे, खेतिहार कैसे बचेगा, आप अपना अस्तित्व को कैसे बचा सकते हैं, तो किसान ही बचा सकता है। इसलिए जमीन जो है अब हमारा खरीद बिक्री का वस्तु नहीं है। लेकिन आज किस तरह से बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े जो लुटेरा लोग आज झारखंड में आ गए। झारखंड बनने के बाद लूट का तांडव सबसे ज्यादा हम लोग चाहते थे कि हम लोग का एक सोच भी था कि झारखंड अलग राज्य बनेगा तो हम लोग शांति से जिएंगे, हमारा जो जीने का आधार है, हम जो हमारा जो तरक्की होगा झारखंड बनने के बाद होगा, यही सपना था। हमारा उन्होंने जयपाल सिंह का यही सपना था कि
यहाँ के लोग आगे तरक्की करेगा और यहाँ का जमीन, यहाँ का शिक्षा, यहाँ का स्वास्थ्य, यहाँ जो आर्थिक उपार्जन का रास्ता यहाँ के लोगों के हाथ में होगा। शासन यहाँ के लोगों के हाथ में है, लेकिन आज शासन किसके हाथ में? तो हम समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि आज शासन भी बाहर के लोगों के हाथ में। बाहर मतलब क्या, झारखंडियों के हाथ में है। रघुवर दास कहाँ गए थे? सब बाहर के थे। तो उसका कैबिनेट में कितना झारखंडी था? बहुत कम लोग। तो अगर झारखंड झारखंडियों के हाथ में जाएगा तो आगे बढ़ सकते हैं क्या? वो तो पूरा छोटा टेनेंसी से लेकर संथालपुरा टेनेंसी को खत्म करने का प्रयास किया था, लेकिन यहाँ की लड़ाकू जनता ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ा, बहुत जवाब दिया और सरकार को वापस लेना पड़ा। तो इसलिए आज ऐतिहासिक रूप से जो किसानों का जो आंदोलन हो रहा है, किसान जो अपना कुर्बानी देने के लिए तैयार है, बलिदान दे रहा है। आप लोगों को मालूम होगा इस आंदोलन के दौरान 500 से 600 लोग बलिदान दिया। कि जब तक किसान का ये जो काला कानून, किसान विरोधी काला कानून वापस नहीं आएगा तो हम घर वापस नहीं जाएंगे। जब तक किसान का विरोधी काला कानून वापस नहीं करेंगे केंद्र की सरकार, तब तक हम नहीं जाएंगे घर वापस। हम लोग काफी समय से जूम के माध्यम से मिलते रहे और झारखंड आने का मौका मिला और झारखंड अनुदान सभा के माध्यम से स्पेशली हमारे साथी जॉबरेस चिराग भाई लोगों की मदद से एक आना था, मिलना था। तो इस महासम्मेलन के माध्यम से आने का मौका मिला, क्योंकि झारखंड सर से मिलने आना था, जॉन सर से मिलना था मुझे कुछ काम से। तो एक बहाना भी हो गया और एक मेरे लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो गई, मेरे लिए बहुत बड़ा एक अवसर भी हो गया। काफी सारे यहाँ युवा साथियों से मिला और बहुत सीखने को मिला, सीखने का एक बड़ा एक प्रक्रिया रहा। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपके बीच में अपनी दो बातें कोशिश करूँगा कि मैं 8 से 9 मिनट में अपनी बातें खत्म कर दूँ। नहीं कुछ सवाल अगर होगा तो मैं सवालों का जवाब दे पाऊंगा। आवाज आ रही है भाई? आ रही है, इसमें आवाज नहीं है। तो संघर्षों में मुस्कुराना बहुत जरूरी है। तो मैं कुछ एक दो पंक्तियां जरूर बोलना चाहूंगा जो एनआरसी मूवमेंट में थोड़ा मैं जिस कुछ पंक्तियों से मैं बहुत पर्सनली बहुत कनेक्ट किया, जिससे बहुत इंस्पायर हुआ। एक बहुत युवा साथी हैं आमिर अजीज, जिन्होंने एनआरसी मूवमेंट में जामिया विश्वविद्यालय से पढ़ाई छोड़ करके उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। तो उनकी कविता में कुछ पंक्तियों से शुरुआत करूंगा। उन्होंने कहा कि तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम काला कमल लिखो हम लाल गुलाब लिखेंगे। तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम काला कमल लिखो हम लाल गुलाब लिखेंगे, तुम हमें जेल में डालो हम दीवार फाड़ लिखेंगे, तुम हमारे ऊपर एफआईआर लिखो हम तैयार लिखेंगे, तुम जमीन पे जुल्म लिख दो आसमान में इनकलाब लिखा जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि बहुत के बारे में। और हमारी पंचायत के जो लीडर हैं डॉक्टर बाबा आढ़ा, वो बहुत ही पुराने सोशलिस्ट लीडर हैं और मुझे लगता है बहुत एक फियर्स एंटी आरएसएस एंटी फासिस्ट मूवमेंट को भी उन्होंने बहुत महाराष्ट्र में लीड किया है। तो वो अभी करीब 90 साल के, लेकिन उनका जो पूरा मॉडल है काम करने का, एक मथाड़ी मॉडल करके एक लेबर का मॉडल है। और ये बात बहुत लोगों को यकीन नहीं होती होगी, लेकिन वो अगर कभी आए तो मैं सबको आमंत्रित करता हूँ, कभी आप पुनः आइए और देखिए। तो एक कैसे ट्रेड यूनियन मजदूरों के लिए और असंगठित मजदूरों के लिए जो संगठित क्षेत्र के जो बुनियादी जो बेनिफिट्स हैं, जो आज हम देखते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में संगठित क्षेत्रों में मिलते हैं, मजदूरों के लिए प्रोविडेंट फंड, मजदूरों के लिए बोनस, मजदूरों के लिए ग्रेचुटी, मजदूरों के लिए घर, मजदूरों के लिए स्कूल, मजदूरों के लिए अस्पताल, मजदूरों के लिए एक हम लोग पूरा वर्किंग क्लास कैंटीन चलाते हैं, जिसको मराठी में बोलते हैं कष्टाची भाकर, मेहनत की रोटी। करीब 25,000 मजदूरों को हम लोग एक बहुत हाई कैलोरी खाना खिलाते हैं। तो एक पूरा बेसिक यूनियन कर सकता है, यूनियन और कोऑपरेटिव मॉडल कर सकता है। वो एक मॉडल है हमारा, और उस मॉडल के बारे में भारत सरकार के सारे रिपोर्ट्स में भी और हर जगह उसके बारे में कहा, उसकी चर्चा है। तो वहाँ काम करता हूँ और वर्किंग पीपल शामिल करके एक राष्ट्रीय लेवल पे नेटवर्क है मजदूर संगठनों का, उस संगठन का भी मैं समन्वय करता हूँ। तो एक ये थोड़ा सा मेरा परिचय। बाकी अभी इस स्थिति में काफी सारे साथी कल से सुन रहा था कि जेम्स भाई बैठे हैं, बहुत दिनों के बाद बहुत सारे साथियों से मिलने का मौका मिला। रजनी पीछे बैठे बहुत पुरानी साथी है, मैं उनको करीब 13-14 सालों से जानता हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत पुराने साथियों से मिला और आज एक बात हम लोग मिलकर कर सकते हैं, सामूहिक बात कर सकते हैं।
मेरा आज सवाल यहाँ ये है कि झारखंड से जो इतनी बड़ी संख्या में आदिवासी मजदूरों का पलायन हो, और ये कल बात हुई है शाम को युवाओं के सत्रों में, आपको पता होगा कि आदिवासियत क्या है, आदिवासियत की जिंदगी क्या है, जल जंगल जमीन के ऊपर में हमारा जो एक पूरा, तो क्या हम उस अवधारणा को, उन आकांक्षाओं को अपनी जिंदगी में उतारे। तो कल बात हो रही थी, जैसे जॉन ने कहा कि स्मार्टफोन जब तक हम नहीं साइड करेंगे तो हमारे जीवन में बदलाव तो नहीं आने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, मुझे वो बात बहुत ही मुझे लगा कि हम सारे युवाओं के प्रति बड़ी जिम्मेदारी है, सोचे कि हम कितना समय फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में बिताएंगे और कितना समय हम मजदूरों के बीच में बिताएंगे। तो ये एक सवाल है, तो ये सवाल कहना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसके बारे में काफी लंबी बातचीत है कि हम जंगल जमीन के ऊपर अपनी जिंदगी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे सामने बाजार भोक्तावाद, जिसको अंग्रेजी में मार्केट कंज्यूमरिज्म कहते हैं, उसका एक बड़ा दौर है। और जैसे मैंने कल कहा भी अपने सवाल में कि जब हम आदिवासियों के बीच में, दलितों के बीच में, मुसलमानों के बीच में, तो समाज के जो हाशिए पे लोग खड़े हैं, उनके संगठन के अंदर काम करते हैं, तो कहते हैं कि हम गांव से इसलिए लिया है बिकॉज हमको जिंदगी में कुछ करना है। हम भी देखते हैं लोगों को फिल्मों में, टीवी में, तो ये हम बोलते हैं कि एक आकांक्षाओं वाला पलायन है, एक एस्पिरेशनल माइग्रेशन। और एक माइग्रेशन हमारे देश में जो है, जो पलायन है, वो मजबूरी का पलायन है। तो दो प्रकार के पलायन है। एक पलायन है जहाँ पे लोगों के पास में लोग विस्थापित हो गए, जमीन से निकल गए, अब उनके पास कोई रोजगार नहीं है, वो अब जा। और दूसरा पलायन वो है जो अभी मैं साथियों से बात कर रहा था, लातेहार के साथियों से भी बात कर रहा था, कि एक वो पलायन है कि अगर आपने पलायन नहीं किया तो आपकी मौत है। तो एक यो हालत है, जैसे भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा है, और इसीलिए कुछ बहुत सारे सोशल प्रोग्रेसिव, बहुत सारे अच्छे कानून आए, जैसे नरेगा कानून आए, खाद्य सुरक्षा का कानून आया, जो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले को कंट्रोल करने की कोशिश किया। लेकिन पूंजीवाद का जो चैलेंज है, अब ये पूंजीवाद शब्द अपने आप में बहुत कठिन है, अगर मजदूरों को बोलूं पूंजीवाद साम्राज्यवाद क्या है उनको समझ में नहीं आएगा। तो एक हम लोगों को भी अपनी भाषाओं में काम करना बहुत जरूरी कविता है। जो भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं वो क्या आम लोग समझते हैं, उस पर मुझे भी बहुत बड़ा सवाल है कि हम कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे दो चीजें कहनी है आज आपके सामने में कि ये जो एक पलायन है, वो पलायन तो है, हम जल जमीन की बात करेंगे एक तरफ में, लेकिन एक पलायन तो है। अगर मैं जाता हूँ, देखता हूँ तमिलनाडु में जो वो पूरा 3-4 जिले हैं, कोयम्बटूर, ईरोड, नामक्कल, तिरुनेलवेली, मदुरई का जो पूरा बेल्ट है, वहाँ 20-20 साल की हमारी आदिवासी बहनें झारखंड से आके काम कर रही है। 21 साल की, 22 साल की, 18 साल की वो काम कर रही है। हमारे जवान आदिवासी भाई लातेहार से, गुमला से, लोहरदगा से, चाईबासा से निर्माण क्षेत्र में काम करने के लिए जा रहे हैं। और वो जो काम कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे वहां पे जो आदिवासी हमारी बहनें काम कर रही है वहां पे, वो जो बनाती है, वो लोग जो हम बोलते हैं गारमेंट इंडस्ट्री, वो जो सामान बनाती है वो यूरोप के मार्केट में जा रहा है। वो सामान जिस काम के लिए उनको 18 घंटे काम करती है, 16 घंटे काम करती है, जिस फैक्ट्री में वो काम करती है, वहां उनके साथ कौन सा ऐसा शोषण आप सोच सकते जो नहीं होता। न उनकी मजदूरी मिलती है, न उनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा है, उनके साथ वहां पे वहां पे फैक्ट्री के अंदर उनके साथ यौन हिंसा होती है और हर प्रकार की प्रताड़ना होती है। और वो जो सामान बनता है वो यूरोप के मार्केट में जाता है और वो बिकता है करीब $2000 में, $1500 में बिकता है। बड़ी बड़ी कंपनी, तो नाम मैंने सुना, H&M, C&A, Zara, ये बड़ी बड़ी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके सामान बनाती हैं वो हमारे आदिवासी जो बहनें हैं। तो ये जो हमारे सामने एक सवाल है कि पलायन तो है, तो एक तो हम काम करें कि जल जंगल की जो बात हम कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये जो पलायन हो रहा है, क्या आज हमारी वो एक सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है कि हम उन मजदूरों को एक राजनीतिक शिक्षा दें, हम उनको बताएं कि जब वो जा रहे हैं जिस बाजार में काम करने के लिए, वहां उनकी न्यूनतम मजदूरी, उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनको आवास का अधिकार, जहां वो काम करते हैं उनका वहां पे जो उनको सुरक्षा का अधिकार, वो जब वो वापस घर आती है उनको कैसे जो उनको यात्रा का कुछ शुल्क मिले, ये सारे अधिकार हैं कानून में, लेकिन वो कानून लागू नहीं होते। तो मैंने ये प्रस्ताव दिया और मैंने कुछ साथियों से बात भी की है, और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आज हम उन आदिवासी भाई बहनों का, उन दलित भाई बहनों का, उन मुसलमान भाई बहनों का, जो समाज के बिल्कुल जो जिनको बहुजन कहते हैं, अगर उनका यूनियन नहीं बनाएंगे, उनका संगठन नहीं बनाएंगे, तो पूंजीवाद तो ऑलरेडी हमारे माथे पे है, उनका खून से ही वो एक बड़ा क्या बोलते हैं, एक आर्थिक पूंजी जो तैयार कर रहा है। और वही पूंजी फिर हम देखते हैं कि वो पूंजी तैयार करता है और फिर वो मोदी जी के दोस्तों निकल जाते हैं सारे लोग, फिर वो आरएसएस को चंदा देते हैं और फिर वो आरएसएस जाकर के हमारे देश में, हमारे समाज में फांसीवाद को बढ़ावा देगा। तो एक पूरा ये साइकिल है, एक तरीके से पूरा ये एक गोल घूम करके ये पूरा एक माहौल है
तो मुझे लगता है कि आज मजदूरों के मुद्दों पे हम इस विषय पे कैसे काम करेंगे, क्या बात करेंगे, क्या मेरे पास सारे सवाल के जवाब है? नहीं है सब। लेकिन क्या हम यहाँ पे झारखंड में जहां जहां जिन जिन जिलों में जहां जहां से मजदूर पलायन कर रहे हैं, क्या उनके साथ हमारी कोई एक सार्थक पहल हो सकती है जहां हम उनके राजनीतिक शिक्षा, उनके 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 पलायन करने के बारे में जहां वो जाएंगे? हमने कहा है कि जहां हम लोग काम करते हैं दक्षिण में और पश्चिम में, वहां हमारे यूनियंस तैयार रहेंगे उनको रिसीव करने के लिए। उनके साथ कुछ भी होता है हम खड़े रहेंगे उनका संगठन बनाने के लिए, उनके मालिकों से बात करने के लिए। लेकिन जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई, जब तक हम आदिवासी भाई बहनों को, दलित भाई बहनों को जब तक हम उनको तैयार करके उनके संगठन का तैयार नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि हम इस लड़ाई में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये एक राजनीतिक सवाल है, ये एक सवाल आज के समय एक बहुत बड़ा सवाल है। हमने देखा पूरी दुनिया में, जो लोग टीवी पे देख रहे होंगे कोविड के टाइम में, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला जहां लोग लाखों की संख्या में लोग जो है सड़क पे चल रहे हैं, लाखों की संख्या सड़क पे चलते हुए मरे पिटे। मैं महाराष्ट्र में था, औरंगाबाद में था, जब ये घटना हुई 17 लोगों के ऊपर में ट्रेन चढ़ गई। वो सड़क, वो उनको पता नहीं था किस रास्ते में जाना है, जब वो सड़क पे चल रहा है तो उनको पुलिस मार रही, तो वो फिर वो ट्रैक पे आ गया। तो ये जो इतना घिनौना, इतना बदसूरत समाज का चेहरा जो हम लोगों ने देखा, ये शर्म की बात है। ये हम सब के लिए एक लोकतंत्र की शर्म की बात है, जो इस सत्ता को चला रहा है उसके लिए शर्म की बात है। मतलब इतनी शर्म की बात है कि शर्म भी शर्मा जाए। मुझे ऐसा लगा लाखों की संख्या में जैसे, और वो लोग हैं कौन? वही लोग हैं, वो समाज के वही उपेक्षित लोग हैं जो अपने जल जमीन से विस्थापित किए हुए लोग हैं। वो वही लोग हैं जो ब्राह्मणवाद के अंदर में, जिनको कभी जमीन का अधिकार नहीं मिला, कभी लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ। वो वही दलित है जिनको समाज में कोई अधिकार नहीं मिला, वो वही समाज के हाशिए के लोग हैं। तो ये एक राजनीतिक सवाल है। इस राजनीतिक सवाल को हम कैसे चर्चा करेंगे, कैसे समझेंगे? मेरा प्रस्ताव आप लोगों के सामने है कि क्या हम झारखंड के अंदर में एटलीस्ट हम अगर 10 जिलों को भी लेकर के चले और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम उनका संगठन, उनका यूनियन बना करके अगर उनको तैयार करें, और दक्षिण और पश्चिम में जहां पे लोग काम करते हैं, हमारे जैसे बहुत लोग काम करते हैं, क्या उनको मिलकर किस प्रकार से हम इनके संगठन को मजबूत कर सकते हैं? तो ये सवाल मुझे थोड़ा ये भी कहा गया, मेरे पास 4 मिनट है अभी, 4 मिनट मेरे पास। तो एक ये एक प्रस्ताव है इस हाउस के सामने और जनाधिकार सभा के सामने मेरा एक बहुत ही औपचारिक हाथ जोड़ के ये प्रार्थना भी है कि ये मुद्दा अभी बहुत ही आपातकालीन मुद्दा है, और इस आपातकालीन मुद्दे के ऊपर कुछ हम निर्णय लें, कुछ सहमति बनाए, कुछ समझ बनाए, इसमें कैसे काम करना चाहिए। दूसरा ये है कि आपको पता है कि देश में मोदी सरकार के द्वारा 2 चीज कहा गया। आपको पता है ये मतलब जॉब्स के बारे में बहुत अच्छे से रह सकते हैं। मैं कोई मैं बुद्धिजीवी नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, और मैं अगर टूटे-फूटे में बोलूँ तो ये पूरा जो अडानी, अंबानी और ऐसे बहुत सारे लोग, अडानी अंबानी तो सिर्फ 1-2 चेहरे हैं, उनके बड़े-बड़े मास्टर सब बैठे हुए हैं। और अगर आप देखें उनको तो इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे समाज में सिर्फ 2 ही चीज आप ढूंढ सकते हैं अगर आपको पूंजी बनानी है, अगर आपको पैसा बनाना है, तो वो है आपका लैंड एंड लेबर, जमीन और श्रम। जमीन और श्रम की चोरी से ही आप पूंजी बना सकते हैं, और तो कोई तरीका नहीं है, और आपके पास कोई रास्ता नहीं। तो अगर आप जमीन की लूट करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, अगर आप श्रम की लूट करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा। तो लैंड एंड लेबर के अलावा कोई मुद्दा है। जब मोदी सरकार आई तो सबसे पहले उन्होंने लैंड ऑर्डिनेंस लाया, बोला कि हम बड़े-बड़े कंपनी जैसे कभी बता रहे थे हमारे कॉमरेड में बैठ करके कि सारे जमीनों को बिना आदिवासियों से पूछे हुए, इवन किसी भी एरियाज में दलितों की जमीन कैसे भी, दलितों के पास तो जमीन ही नहीं, उनके पास जमीन ही नहीं, लेकिन जितने भी जमीन लोगों के पास में कैसे जमीन उठाएंगे, पूरे देश में विरोध हुआ लैंड ऑर्डिनेंस के खिलाफ में, और वो रुका, वो काफी बड़ा विरोध। लेकिन एक मुद्दा जो मोदी सरकार ने लिया वो था लेबर का मुद्दा, और लेबर कोड आप लोगों को पता होगा, लेकिन लेबर कोड के बारे में बहुत जानकारी नहीं, उसके बारे में कोई बहुत लोगों को पता नहीं, क्योंकि वो लेबर कोड कभी भी, हम बोलते हैं असंगठित क्षेत्र के मजदूर, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जैसे जहां हम लोग काम करते हैं वो है ईंट भट्ठा है, गारमेंट है, टेक्सटाइल है, कचरे उठाने वाले लोग हैं, वो छोटे फैक्ट्री में काम करते हैं वो लोग हैं, उसको हम एमएसएमई सेक्टर बोलते हैं, स्मॉल सेक्टर बोलते हैं, वहां काम करने वाले लोग हैं। शहरों में स्विगी, ओला, जोमैटो, आप लोग उनका नाम सुना है क्या आप लोगों ने? ओला, उबर, तो उसमें काम करने वाले लोग हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे श्रमिक हैं जिनको श्रमिक कहा ही जाता है, उनको कानून में ना श्रमिक बोलने का दर्जा मिला हुआ है आज तक में। तो जब ये मोदी सरकार जब लेबर कोड लेके आई तो बहुत बड़ी संख्या में जो लोग काम करते हैं असंगठित मजदूरों में, वो छोटे यूनियंस हैं, वो छोटे एनजीओस हैं, वो छोटे कलेक्टिव्स हैं, उनको लगा कि इससे हमारा क्या मतलब, हमको तो पता ही नहीं, हमको तो कभी जीवन में मजदूरी मिली नहीं आज तक, हमको आज तक कभी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिली, हमको तो पता ही नहीं पीएफ क्या होता है,
हमको तो पता ही नहीं ग्रेचुटी क्या होता है, हमें पता ही नहीं बोनस क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है कि पूरे साल में हमको क्या मिलने वाला है, तो हम क्यों विरोध करेंगे इस बात का। अब ये बात संगठित क्षेत्र के साथ जो श्रमिक जो लोग काम करते हैं उनको समझना पड़ेगा कि अगर आज आप एक वाइडर सॉलिडारिटी और वाइडर अलायंस की बात कर रहे हैं तो ये मुद्दे असंगठित क्षेत्र के मुद्दे हैं ही नहीं, इससे इसका विरोध नहीं हो सकता। उसी प्रकार से आज किसानों के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हो रही है, किसानों के मुद्दे में वही सवाल है। आज पंजाब में हरियाणा में एकदम सेम सवाल है। अगर आप देखेंगे पंजाब और हरियाणा में उनको पता है कि सीमांत मूल्य क्या होता है, उनको मिलता है। अगर कभी लुधियाना की मंडी में चले जाइए तो लुधियाना की मंडी की कमाई 3,500 करोड़ रुपए, 3,500 करोड़। वहां से बिहार के मध्य प्रदेश के छोटे किसान आते हैं, मंडी में पहुंचते हैं, उनको पता है कि हम अगर लुधियाना की मंडी में गए तो हमको सीमांत मूल्य मिल जाएगा, एमएसपी मिल जाएगा। तो इसलिए विरोध आज एक बड़ा विरोध हो रहा है, लेकिन जो किसानों का विरोध होना चाहिए पूरे देश में वो विरोध नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको वो स्वाद मिला ही नहीं। अगर हमको पता ही नहीं है कि हमारे बिहार में वो बोलते हैं मालदा आम का ऐसा स्वाद होता है, तो आप हमको मालदा खिलाइए, सिंदूरी खिलाइए, क्या फर्क पड़ता है। हमको मालदा खाने का अगर स्वाद पता है तभी तो हम मालदा के बारे में बात करेंगे, तभी तो मालदा का रेट आगे बढ़ेगा, नहीं तो हम सिंदूरी खाएंगे मस्त है। तो ये एक बड़ा सवाल है और यही सवाल मजदूरों के साथ भी है। लेबर कोड में भी वही सवाल कि लेबर कोड सरकार ने लाया, मोदी सरकार का वो बहुत क्लियर निशाना था कि जितने भी कानून उसको खत्म करो। बड़ी बड़ी कंपनियां कह रही हैं कि हमको हिंदुस्तान में चीजें बनानी है, मेक इन इंडिया करना है। मेक इन इंडिया करने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, फलना लाओ कागज, चिलना कागज लाओ, ये करो वो करो, बोले ये सब हमको नहीं करना। अगर आप हमको खुला दीजिए, जमीन दीजिए फ्री में, आपको हम यहाँ पे छोटा मोटा फैक्ट्री लगा देंगे, आपको थोड़ा मोटा रोजगार देंगे, आपको देखना जैसे करना है। और उसी मुद्दे को लेकर के हमने शुरू किया। लेबर कोड ऐसा कोई खतरनाक चीज नहीं है, जितने भी कानून है हमारे पास में उन कानून को कहा कोड। और इसका थोड़ा इतिहास बोल देता हूँ कि जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो उस टाइम उन्होंने एक कमीशन बनाया था, नेशनल कमीशन फॉर लेबर कोड, उसको कहते हैं द्वितीय श्रम आयोग। और द्वितीय श्रम आयोग को जो व्यक्ति हेड कर रहा था, जो उसका मुखिया था, उसका नाम है रविंद्र वर्मा। रविंद्र वर्मा जो पुराने लोग जानते होंगे, मुरारजी देसाई की जब सरकार थी तो रविंद्र वर्मा उसका श्रम मंत्री था, वो कामगार मंत्री था। और रविंद्र वर्मा की सरकार, रविंद्र वर्मा की रिपोर्ट में एक चीज आई कि हिंदुस्तान का जो कानून है वो कानून आज का जो बाजार, आज का जहां बाजार है, जहां मैं छोटा उदाहरण देता हूं अभी आपको। अगर आप अमेज़न कंपनी का नाम सुना क्या आप लोगों ने? अमेज़न कंपनी का, अमेज़न से ऑर्डर आते हैं तो सुना क्या अमेज़न कंपनी का? कितने लोगों ने नाम सुना अमेज़न कंपनी का? काफी लोगों ने सुना है। अब अमेज़न कंपनी के अगर आप वेयर हाउस में चले जाइए, जो उनका गोदाम में चले जाइए, तो वहां पे 1 लाख चीजें मिलेंगी आपको। क्या बोलते हैं, क्लोजअप और फलना और चिलना, 50 कंपनी के 50 प्रोडक्ट मिलेंगे, 50 प्रोडक्ट। वो सारी कंपनी अलग अलग कंपनियों के हैं। गोदाम किसका है? तो गोदाम है फलना जी का, मिश्रा जी का गोदाम है। और उस गोदाम के अंदर में 100 कंपनी के सामान है, मंजन, साबुन, तेल, जो भी आप बोली सारा सामान मिलेगा आपको वहां पे, ठीक है। और कंपनी कौन चला रहा है? वो वेयर हाउस है, गोदाम है किसी का, सामान है किसी का, एप्लीकेशन आपका वो ऑनलाइन चलता है। वो अमेरिका में एक आदमी बैठा है सिलिकॉन वैली में, वो एक ऐप बना के चलाता है। अगर हम लोग कभी गए, अरे अमेज़न में मजदूरों की हालत क्या है, 18 घंटे काम करते हैं, वो हर सामान घर पे पहुंचाते हैं, उनको 10 रुपए मिलता है। और वही है, आप जाके देखिए बेंगलोर में, बंबई में, मुझे मिला अभी बंबई में मुझे मिला अमेज़न के एक आदमी आया डिलीवरी लेने, बोले कहां घर पड़ता है? तो बोलता सिमडेगा। बोले सिमडेगा से तो बंबई आ गए? हाँ बंबई आ गए। बोले कितना पैसा तो मिलता है? तो बोलता है कि हम एक सामान पहुंचाते हैं तो हमको 12 रुपए मिलता है, एक बड़ा सामान पहुंचाते तो उसको 12 रुपए मिलता है। और बोले कि तुम रास्ते में निकल जाओगे और बाइक पे मोटरसाइकिल पे, तो अगर कहीं कुछ हो गया तो कुछ नहीं, अगर एक्सीडेंट हो गया बाइक को कुछ नहीं। वो 12 रुपए कमाने के लिए एक झारखंड का आदिवासी मजदूर वो अमेज़न की नौकरी कर रहा है। और आप अमेज़न को छू नहीं सकते, क्योंकि अमेज़न अमेरिका में बैठा है और यहाँ मिश्रा जी का गोदाम है और 50 कंपनी के सामान बेच रहा है वो। तो वो श्रम कानून के अंदर आते ही नहीं है अमेज़न के लोग। आप कहां उनको पकड़ेंगे? आप सरकार के पास जाइएगा, लेबर डिपार्टमेंट बोलेगा नहीं हमारा नहीं है, आप जाइए आईटी मिनिस्ट्री। आप आईटी मिनिस्ट्री के पास जाइए, बोलेगा नहीं हमारा नहीं है, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने दिया है कोई लाइसेंस। आप कॉमर्स मिनिस्ट्री के पास जाएंगे, बोलेगा आप जाइए लेबर मिनिस्ट्री के पास में। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, यूनियन और जो कार्यकर्ता सब जो मजदूरों पे काम करते हैं, हम लोग का एकदम वो हो गया, एकदम ऐसे एकदम घोर घुमक्कर हो गया, इधर उधर घूम रहे हैं, हमको पता ही नहीं जाना कहां। तो कौन सा श्रम कानून और काहे का लेबर कोड, किसका विरोध करें? तो ये एक बहुत गंभीर समस्या हमारे सामने है। लेकिन हम लोग की डिमांड ये रही कि सरकार अगर ये श्रम कानून बना रहे, उस कानून में मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस की सत्ता ने 70 सालों में कुछ नहीं किया, हम अभी नया कानून बनाने वाले हैं।
और उस कानून में जो 70 सालों में जो नहीं हुआ हम सब कुछ करते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात, ये तो आपका स्वागत योग्य कदम है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब हम लोगों ने वो लेबर कोड के ड्राफ्ट को देखा तो हमने कहा कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर, जो औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों ने जो पिछले 70 सालों में हासिल किया, उसको भी सरकार ने खत्म कर दिया। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज आरएसएस चाहती है कि हम इतिहास भूल जाएं, लेकिन हम ये प्रण लेते हैं कि हम अपने इतिहास को नहीं भूलेंगे और नहीं भूलने देंगे किसी को। ये हमारी पक्की बात है। तो मेरा समय खत्म हो गया, बस खाली एक बात बोल के खत्म कर देता हूं। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये जो पूरा श्रम कानून है, जो सब जो चीजें हो रही हैं, इनका पूरा एक इतिहास है। बहुत लोगों को शायद मेरे नहीं पता होगा कि जो हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन एक्ट जो हमारा बना, उसके सबसे बड़े चैंपियन बाबा साहब अम्बेडकर थे। जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको कहा कि ये कानून तो अंग्रेज लेके आ रहे हैं, इस कानून को हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, सबको समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये कानून हमारे हित में है। और उसी से हमारे पास में मौलिक अधिकार में संगठन बनाने के लिए बेसिकली हमको एक मौलिक अधिकार मिला। तो हर लेबर कानून के पीछे एक इतिहास है, इसका एक रैशनल है, उसका एक पूरा उसकी पूरी राजनीति है, और उस राजनीति को सरकार खत्म करती है। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि सरकार को ये कम से कम कहे कि सारे कानून के अंदर में जो हमारे अधिकार आप लोगों ने 70 सालों से नहीं दिए, उसके लिए हम लड़े, उसको डलवाएंगे। और कम से कम आज इतना तो जरूर हो कि हमारे पास कोई कानून नहीं है, हमारे पास कोई अधिकार मांगने के पास कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे पास इतना तो अधिकार है कि हम संगठन वाला करके कम से कम उसके अधिकारों को लड़ सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। तो इतना भी अगर हम शुरुआत करें झारखंड से, और कम से कम आज आदिवासी, दलित, मुसलमान, महिला, जितने भी हमारे समाज के जो वंचित जो एक वर्ग है, उनकी राजनीति करते हुए आज पूंजीवाद को ठीक से प्रहार करें और कहें कि यह हमारा अधिकार आपको देना ही पड़ेगा, और हम इसके लिए तैयार हैं। बस इतनी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी तो हम लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, और रोजगार का केंद्रीय नारा है हर हाथ को काम दो, काम का पूरा तो यार हर हाथ को काम दो, काम का पूरा काम दो, हर हाथ को काम दो, काम का पूरा काम दो, हर हाथ को काम दो, काम का पूरा काम दो, लड़ेंगे, लड़ेंगे, तो जैसा कि अभी हम सब बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, बच्चों की पढ़ाई और युवाओं को नौकरी, इन मौलिक सवालों के साथ में आज यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं टकरा गांव का इस धरती को नमन करता हूँ, जहाँ से पूरे देश ही नहीं पूरा दुनिया को लोकतंत्र का रास्ता दिखाने वाले जयपाल सिंह मुंडा आते हैं, और आज उसी के द्वारा स्थापित, मतलब उन्हीं लोगों के द्वारा स्थापित लोकतंत्र को बचाने के लिए पुनः हम उन्हीं की धरती पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं। लोकतंत्र का मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ वोट देना और आपसी बैठ करके निर्णय करना लोकतंत्र का वो सिर्फ मतलब नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र का मतलब जितने भी हमारे देश में, हमारे संविधान में, हमारे नीतियों में संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को भी अपना वजूद बचाए रखने के लिए आज संघर्ष करना पड़ रहा है। और हम सब इन परिस्थितियों को, उन न्याय व्यवस्थाओं को, उन चीजों को, कई संस्थाओं को बरबराह हुए जाते मटियामेट होते देख पा रहे हैं। लेकिन हमारे पास में जो मौजूद है यहाँ पे और जो बाहर से हमारे साथ विभिन्न माध्यमों से जुड़े हुए हैं, उनके पास एक अहम चुनौती भी है, सवाल भी है कि हम इन लोकतांत्रिक अधिकारों को कैसे बचा के रखेंगे। उदाहरण के लिए, जब हम काम का अधिकार की बात करते हैं तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है।
और इसीलिए हमारा ये नारा था कि हर हाथ को काम मिले। सिर्फ नरेगा का नारा नहीं, बल्कि इस देश में जितने भी नागरिक हैं प्रत्येक लोगों का ये नारा है कि वो उसको काम मिले, उसके सम्मानजनक मजदूरी मिले, और जैसे अभी चंदन भाई ने कहा कि उसके अंदर जो निहित है अलग अलग प्रोविजन, अलग अलग प्रावधान, उन तमाम चीजों की गारंटी हो। दुर्भाग्य से इन चीजों पर लगातार हमले हो रहे हैं और उन हमलों का थपेड़ा हमारे सामने साफ साफ परिलक्षित होता है। और उसका उदाहरण मैं झारखंड से देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ अधिकांश हम लोग झारखंड के अलग अलग कोनों से बैठे हुए हैं, इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। पता नहीं आपको कितना विचलित करता है, लेकिन मुझे बहुत विचलित करता है जब मैं रांची में गुजरता हूँ, जब मैं खूंटी में गुजरता हूँ, जब मैं जमशेदपुर में गुजरता हूँ, जब मैं दुमका में गुजरता हूँ, तो सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक आदिवासी पुरुष और महिलाएं अपने आप को बाजार की तरह चौक चौराहों में पेश करते हैं। वो इंतजार करते हैं कि कोई हमसे पूछे, कोई हमको बुलाए कि दिन भर अपने घर में, अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में, अपने और कोई काम है फार्म में, हमको काम करने के लिए अपने आप को हम दुकान की तरह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक इंतजार करते हैं। और उसमें आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी दलित चेहरे नजर आए। अगर गरीबी का बहाना है तो सिर्फ आदिवासी और दलित के लिए गरीबी है या दूसरे समुदायों के लिए। तो झारखंड बनने के बाद इस प्रक्रिया में या सीन में इस दृष्टि में लगातार वृद्धि होती जा रही है। तो ये बहुत बड़ा संकट है कि हम अपने आप को बाजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आप को हम बेच रहे हैं, और वह भी बगैर किसी सामाजिक सुरक्षा के, सिर्फ उस दिन का मजदूरी या चंद दिनों के मजदूरों के लिए कि हमको 300 मिल जाए, 400 मिल जाए, और कोई बार्गेनिंग नहीं कर पाते। सौभाग्यशाली लोग होते हैं, उनको वो मौका मिल जाता है, लेकिन जो कमजोर हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो सुंदर नहीं दिखते हैं, उनके लिए वो मौका भी नहीं मिल पाता है कि वो कहीं 2 वक्त की रोटी कमा सके। तो यहाँ पे सवाल ये उठना चाहिए कि क्यों हम अपने आप को इस तरह बाजार हमको खुद का लगाना पड़ रहा है। सरकार की जवाबदेही क्यों नहीं तय हो रही है कि हर एक नागरिक को, हर एक काम करने वाले को उसको उसकी क्षमता के हिसाब से काम की गारंटी हो। ये सवाल पूछा जाना चाहिए हमारे राज्य के नेताओं को, हमारे देश के नेताओं को। और ये सवाल हम जितना ग्राउंड करते जाएंगे, ये परिस्थिति और इजाफा होगा, और हमारी जो सम्मानजनक जीने की जो कल्पना की गई है धारा 21 में, वो कहाँ काल्पनिक सवाल रह जाए। उसी दृष्टि में हम ये बात करना चाह रहे हैं कि देश में जैसे जोधरा यहाँ पे बैठे और बाकी सारे लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं सब परिकल्पनाओं को साकार रूप देने के लिए नरेगा जैसी योजनाएं देश में लाया गया है कि कम से कम कुछ तो लोगों को काम मिले। तो जैसे आप बहुत बड़ा सेक्टर देखेंगे, सुंदरवन से लेकर के राजस्थान तक का जो कोस्टल एरिया है, वहाँ मछुआरों का मुद्दा है। वहाँ करोड़ों लोग मछली मारने का काम करते हैं, हमारे जैसे लोग। वहाँ पर भी कारपोरेट बड़े बड़े जहाज ला करके इनका रोजगार को छीन रहा है। तो वहाँ पर भी वो अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। जो बीड़ी मजदूर हैं, जो कोयलेरी मजदूर हैं, जो खनन मजदूर हैं, वहाँ पर भी लोग अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो खनन मजदूर है, वहां पे आप देखेंगे जमीन के अंदर जाएंगे तो राष्ट्रीय परिभाषा में आएंगे, और जमीन के बाहर आ जाएंगे तो राज्य के परिभाषा में आते हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि पूरे देश में बहुत सारे ऐसे लोगों को मजदूरी नहीं माना गया, मजदूरी नहीं माना जा रहा। और हमारे झारखंड से खासकर जो लड़कियां जाती हैं, उनको आज तक कोई मजदूर नहीं मानता। जो कौशल प्रशिक्षण के नाम पर यहाँ से साउथ इंडिया जाते हैं, उनको कोई मजदूर नहीं मानता है। अगर मजदूर मानता है तो उनका रजिस्ट्रेशन होकर के वहां पे उनको लगाया जाए। तो बहुत बड़ा सवाल है कि जब आप मजदूर नहीं मानेंगे, तो जब तक मजदूर नहीं मानेंगे तब तक उनके बाकी जो हक और अधिकार है वो कल्पना ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मजदूर, उसके लिए पहले मजदूर की परिभाषा में हमको आना पड़ेगा।
तो जो हमारा श्रम विभाग है झारखंड का, वो एक तरीके से मृत प्राय है। मृत प्राय कहने का मतलब है कि कहीं उसका आपका एक्टिविटी नहीं दिखे। जिला में बड़ी मुश्किल से एक श्रम अधीक्षक रहेंगे, वो भी 2-3 जिलों का श्रम अधीक्षक के तौर पे काम करेंगे, जिसका काम था, जिसका जवाबदेही थी कि मजदूरों के अधिकारों को सुनिश्चित करे। किसी को वेतन नहीं मिला तो जिसके वहां नियोजित है उसको नोटिस करे और उसको वेतन दिलाए। आज हमारे सामने कितने लोग श्रम अधीक्षक का कार्यालय देखे हैं जिला? कोई नहीं, बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि उसका फंक्शन ही धीरे 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 करके वो निष्प्रभावी होता जा रहा है। जो श्रम अदालत था वो हमारे झारखंड के लोगों के सपने जैसा है। श्रम अदालत कहीं है नहीं। तो जो मजदूरों के लिए सबसे बड़ा संवैधानिक ढांचा था वही ध्वस्त है। तो कहां पे जाए कि हम अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए हम वहां पे अपना अर्जी डालें या सुनवाई के लिए वहां पहुंचे? बहुत बड़ा सवाल। ये सब मुद्दों पर हमको लगता है कि लगातार एक दूसरे के साथ में हाथ मिलाना पड़ेगा। हम अपने राज्य में भी इस तरह का सांगठनिक तरीके से थोड़ा आवाज उठाएंगे और बाहर के लोगों के साथ हाथ मिलाएंगे कि भाई हमारे इतना लोग इस जगह पे जा रहे हैं, तो वहां पे आप उनका कम से कम नाम लिस्ट रखिए, ताकि कुछ होने पर बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती है, उस समय कम से कम हम उनके साथ समन्वय ला करके उनका वापसी करा सके, या कोई अगर वहां पे मृत हो जाता है तो उनका लाश भी हम प्राप्त कर सके। पिछला लॉकडाउन में बहुत दर्दनाक तस्वीर आया कि कोई माँ अपना बेटा को दक्षिण में वहीं पे दफना रहे हैं, उसको सिर्फ मोबाइल में देख पाए वहां दफना रहे। कितना ये कठिन लगता है। और ऐसा नहीं है कि झारखंड में इन तमाम लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता है, सिर्फ नीतिगत कमियों के कारण से ये हमारा विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होता जा रहा है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे तमाम चीजों को लेकर के हम लोग बात करें, और जो श्रम नियोजन विभाग है, ऐसे जो संस्थान है उनको हम सक्रिय करने की कोशिश करें। जैसे पिछले बार लॉकडाउन हुआ था तो पूरा मिला करके करीब 11.5 लाख लोगों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो पाया था, जो बाहर से आ रहे हैं। वही लोग रजिस्ट्रेशन कर पाए, मतलब जिनके पास में स्मार्टफोन और बाकी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम था। कितने नीट भट्टे से वापस आए, कितने दूसरे तरीके से वापस आए, उनका कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। तो जब सरकार के पास नहीं है तो नीति क्या बनाए? तो ये बड़ा गैप है, और हमको लगता है इन सब मुद्दों पर हम लोग लगातार काम करते रहें, और सरकार को जवाबदेही बनाने के लिए हम प्रत्येक नागरिक जो वोट करते हैं वही लोग आगे आएंगे, तब जाकर के सरकार का काम में जुड़ेंगे। जब हम सिर्फ वोट दे करके सरकार पर भरोसा करते हैं क्या वो हम पर कल्याण करेगा, तो शायद ये हमारा भूल भुलैया है। इसीलिए जब हम लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र सिर्फ एक बार चुन देना नहीं है, बल्कि हर एक दिन का जीवन में हम कितना सवाल खड़ा करते हैं, वो लोकतंत्र का असली मकसद है। तो ये मुझे लगता है कि आपके साथ साझा करनी थी, और समय कम है, और सब आप लोग यहाँ पे जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब अपनी अपनी जगह पे काम बहुत मेहनत से कर रहे हैं। इसको और हमको समाहित करने की जरूरत है, और खासकर युवा लोग से हम अपील करेंगे कि जिस तरह का परिस्थिति है उसमें ऐसे संवाद के जरिए जो अनुभवी लोग हैं उनके साथ में हम लगातार संवाद करें, ताकि हम आने वाला पीढ़ी को सिर्फ मजदूर को मजदूर नहीं समझ करके, बल्कि आप ही नौजवान कोई भी काम करेंगे, आप भी एक मजदूर हैं, और ईंट भट्टा में जो काम कर रहा है, नरेगा में जो काम कर रहा है, साफ सफाई का जो काम कर रहा है, वो तमाम लोग भी जिन परिस्थितियों में फंसे हैं उनको आप वहां से विपरीत परिस्थितियों से निकालने की कोशिश करेंगे। उसके लिए जो मेहनत करेंगे तब जाकर के उनकी सहानुभूति को बटोर पाएंगे, और एक अच्छा झारखंड, इसमें आपका आने वाला भाई, आपका आने वाला बहन भी सुरक्षित महसूस करेगा, ऐसा झारखंड हम लोग बना सकते हैं। ये हमारी कोशिश रहेगी, ये हम लोगों का साझा सपना होगा। इन्हीं सपनों के साथ मैं अपना वक्तव्य को यहीं खत्म करता हूं, विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार, और मैं जनाधिकार महासभा को धन्यवाद करती हूँ। उसने इस पावन जमीन डकरा गांव में हमको एक अपनी जिस क्षेत्र में मैं कार्य कर रही हूँ उसकी बात साझा करने का मौका दिया। तो मेरा नाम पूनम बोरो है, और मैं राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन से जुड़कर झारखंड घरेलू कामगार यूनियन की महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ, उनके संघर्ष के साथ में लड़ाई कर रही हूँ। तो मैं आज
उन घरेलू तो मुझे कुछ सब्जेक्ट दिया गया घरेलू कामगारों की समस्याओं को साझा करने के लिए और सामाजिक सुरक्षा बोर्ड से उन लोगों को कैसे बेनिफिट मिलता है, उसके अलावा जो भी अनऑर्गेनाइज वर्कर है उनको बेनिफिट कैसे मिलता है, तो इन सारी बातों को साझा करने के लिए तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि घरेलू कामगार एक कामगार है, घरेलू काम भी एक काम है। अगर हम घरेलू काम की बात करते हैं तो अगर आज हम समाज में देखेंगे तो आज जो बड़े पदाधिकारी काम करने जाते हैं, अफसर लोग बैठ के कार्यालय में, तो एक घरेलू कामगार की कार्य की शुरुआत एक गरिमापूर्ण तरीके से होती है। जब वो समय पे उनके घर में काम कर जाती है तभी वो अफसर लोग भी समय पे अपने कार्यालय पहुंच पाते हैं और शांत मन से कार्यालय में कार्य कर सकते हैं। तो हम उनकी समस्याओं पर अगर फोकस करते हैं तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि घरेलू कामगार एक कामगार है, तो सबसे पहली समस्या हमारी खुद की अपनी समस्या, क्योंकि हम घरेलू काम को अपनी दृष्टि से, समाज की दृष्टि से सोचते हैं कि ये बहुत छोटा काम है, एक नीच काम है जिसको हमको करने में शर्म है या फिर बताने में शर्म है। लेकिन हम ये बात गर्व से कहना चाहते हैं कि घरेलू काम भी एक काम है, यह काम भी एक रोजगार का माध्यम है जिसमें आप रोजगार पाते हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अगर एक डॉक्टर की पढ़ाई करता है तो खुद तय करता है कि हम एक पेशेंट को देखने के लिए कितना पैसा लेंगे, लेकिन एक कामगार जो काम करती है और उसमें खुद की काबिलियत है कि मैं 10 घरों में जाके बर्तन धो सकती हूँ, झाड़ू पोछा कर सकती हूँ, लेकिन वो खुद अपना रेट नहीं तय कर पाती, वो मालिक तय करके बताएगा कि हम आपको कितना रेट देंगे। तो क्यों? क्योंकि ये कमी मुझमें है, क्योंकि मैं अपने कामों को नीच दृष्टि से या समाज की नीच दृष्टि से देखती हूँ। लेकिन हमें और हम कामगारों जो घरेलू काम करते हैं उनको ये सोच बदलना होगा कि जो हम काम करते हैं वो काम नीच काम है या फिर छोटा काम है। ये काम भी एक समाज की दृष्टि में एक बहुत ही गरिमापूर्ण काम है जो दूसरों के घरों में जाके कार्य करने से शुरुआत होके सरकार को आर्थिक रूप को मजबूत करने में मदद करती है। तो दूसरी बात हम ये बोलना चाहेंगे समस्या के रूप में कि यहाँ जो हम लोग उपस्थित हैं उन उपस्थित में से भी हम लोग बहुत सारे घरेलू कामगार के नियुक्ता होंगे, हमारे घर में भी घरेलू कामगार काम करते होंगे, तो हम उस घरेलू कामगार को कामगार की दृष्टि से देखें, उस घरेलू कामगार को सम्मानजनक वेतन देने का प्रयास करें, उस घरेलू कामगार की काम को सम्मानजनक हम उसको मतलब इज्जत देने का प्रयास करें। हम एक घरेलू कामगार को दाई या नौकर सबसे ना पुकारे, हम एक घरेलू कामगार को चाची, दीदी, आंटी या उनके नाम से पुकारे, तो ये एक घरेलू कामगारों के लिए समस्या भी है। तो अगर हर एम्प्लॉयर या हर मालिक या हमारे जो जिसके घर में भी काम करते हैं, तो हम अगर अपनी इन आदतों को एक कदम बढ़ के सुधारेंगे तो शायद ये घरेलू कामगारों की समस्या नहीं रहेगी। इसके साथ ही घरेलू कामगारों की समस्या मतलब अत्यधिक समय तक कार्य करते रहना, अल्प वेतन, उनको छुट्टी नहीं मिलना, ये सारी उनके साथ में समस्या है। क्योंकि सभी भाई यहाँ जानते हैं कि 1 मई जो मजदूर दिवस हम लोग मनाते हैं, इतना संघर्ष के बाद हमें 8 घंटा काम, 8 घंटा मनोरंजन, 8 घंटा आराम का मौका मिला, लेकिन ये घरेलू कामगारों के साथ में वो स्थिति नहीं है। झारखंड से मैक्सिमम घरेलू कामगार दूसरे राज्य में काम करने जाती है, जो वहां रहकर काम करती है, उन लोगों की स्थिति ये है कि आज वो 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा तक काम करती है। तो वो इतनी संघर्ष की जीत और लड़ाई के बाद भी वो अधिकार उन घरेलू कामगारों को क्यों नहीं? तो ये उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनको बहुत अधिक समय तक काम कराया जाता है, कम वेतन दिया जाता है और उनको छुट्टी नहीं दी जाती है, और घरेलू कामगारों के लिए उतनी मेहनत साल भर करने के बाद भी उनको बोनस के रूप में मिलता है कि एक पुराना सा कपड़ा और 100-200 रुपया बोनस के रूप में, तो वो उसका वो अधिकार नहीं है, उसे भी बोनस के रूप में 1 महीने का पूरा वेतन दिया जाना चाहिए। हम घरेलू कामगारों की बात करते हैं तो क्या इनके लिए सचमुच में न्यूनतम मजदूरी है? घरेलू कामगार शुरुआत में जब हमारे 2008 में झारखंड में घरेलू कामगारों के लिए संघर्ष हम लोगों ने करना शुरू किया, उस समय
कामगार की श्रेणी में होना चाहिए। और संघर्ष का प्रयास में ये लाभ बोलेंगे कि 2011 में सरकार ने हमें न्यूनतम मजदूरी, घरेलू कामगारों को न्यूनतम मजदूरी के तहत शामिल किया और उनकी न्यूनतम मजदूरी की बात की, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज वर्कर है उनके साथ जो भी न्यूनतम मजदूरी है उसके साथ में घरेलू कामगारों को शामिल किया। परंतु अगर घरेलू कामगार की न्यूनतम मजदूरी का तय वेतन को घंटा के हिसाब से देखा जाए, अभी 37 रुपया प्रति घंटा, अगर देखा जाए तो वो पैसा बहुत मतलब कि कम है। घरेलू कामगार 8 घंटा काम नहीं करती है, घरेलू कामगार उससे अधिक काम करते हैं और घरेलू कामगार काम के आधार पर काम करते। तो हमारी संस्था की एक प्रयास है कि घरेलू कामगारों को घंटा के हिसाब से वेतन ना तय करके घरेलू कामगार को काम के आधार पर वेतन तय किया जाए कि वो कितने स्क्वायर फीट में झाड़ू पोछा करती, कितने लोगों का बर्तन धोती, कितने लोगों का कपड़ा धोती, इस तरीके से। तो झारखंड सरकार ने तय तो किया, उसको भी शामिल किया कि घरेलू कामगारों को काम के आधार पर रेट मिलना है, परंतु आज भी हमारे घरेलू कामगारों को काम के आधार पर रेट नहीं मिलता है। तो आज हम लोगों को जागरूक होने और जागरूक करने की आवश्यकता है कि हम घरेलू कामगारों को काम के आधार पर रेट मिले और जो सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय किया है वो 36 है, हम उस न्यूनतम मजदूरी को न्यूनतम मजदूरी माने और उससे ऊपर वेतन लेने का प्रयास करें और जितने यहाँ भी काम करती है वो भी उसको उस तक वेतन देने का प्रयास जरूर करें। इसके साथ ही घरेलू कामगारों का बहुत एक संघर्ष के बाद सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 जो आया था, 2013 तक सरकार ने उसको लागू नहीं किया था एक्ट आने के बाद भी, पर झारखंड की मदद से झारखंड घरेलू कामगार यूनियन ने उसके लिए तैयारी किया और सोशल सिक्योरिटी एक्ट को लागू कराया। तो झारखंड में सोशल सिक्योरिटी एक्ट एक बोर्ड बना, वेलफेयर बोर्ड, जिसमें घरेलू कामगार के साथ में जितने भी असंगठित मजदूर, मतलब कि रोड में ठेला कुर्चा लगाने वाला, ऑटो रिक्शा चालक, जो भी है उसमें सभी लोग शामिल हैं। तो असंगठित मजदूरों के लिए एक कार्ड बनता है और वो लेबर डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन निःशुल्क होता है। उसके द्वारा उस एक्ट के तहत, उस वेलफेयर बोर्ड के तहत 10 बेनिफिट देने की बात तो कही गई है, लेकिन अभी उसमें से उन लोगों को 5 बेनिफिट मिलता है। उसमें मातृत्व लाभ है, जिसमें अगर कामगार की प्रसूति होती है और वो 3 महीना तक काम नहीं जा सकती तो उसको प्रसूति लाभ के रूप में 15,000 रुपये मिलता है। उसके साथ ही बच्चों का छात्रवृत्ति है, छात्रवृत्ति में 1 क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलता है। पर इस छात्रवृत्ति के लिए बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये जो छात्रवृत्ति की राशि है जो बहुत कम है, ठीक है। और बच्चों का कौशल उन्नयन योजना के लिए उनको मदद मिलता है। उसके अलावा उन्हें अंतिम संस्कार में मदद के रूप में 15,000 रुपये मिलता है। इसके साथ मैं आप लोगों को बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर के कुछ सरकारी स्कीम से भी हम अवगत कराना चाहेंगे कि जो स्कीम है उसमें आप लोग कम से कम जुड़े। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए 110 रुपया का अभिदाय जमा करना पड़ता है और उसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक वर्कर का कार्ड बनता है। उस कार्ड के तहत आपको बच्चों की छात्रवृत्ति, आपको प्रथम वर्ष में श्रमिक औजार किट मिलता है और उसको मिलने के बाद आपको श्रमिक किट मिलता है। श्रमिक औजार किट के लिए आपको अगर पैसा सामान नहीं देता है तो 2,500 पैसा देता है। सेफ्टी किट के लिए आपको जूता और हेलमेट खरीदने के लिए 1,000 देता है। नेक्स्ट ईयर अभिदाय अगर आप 100 रुपये जमा करते हैं तो आपको साइकिल खरीदने के लिए 3,500 रुपये देता है। इसी प्रकार से उसमें बहुत सारी लाभ योजनाएं हैं जिससे आप जुड़ सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। उसमें अगर श्रमिक लेबर कार्ड बना हुआ है और आप उसमें 60 साल पहले आपकी मृत्यु होती है तो सामान्य मृत्यु में भी 1 लाख रुपया देगा और एक्सीडेंटल मतलब कार्यस्थल पे मृत्यु में 5 लाख रुपया देता है। तो हम लोग जो भी लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर से जुड़े हैं और उस क्षेत्र में आते हैं तो इन सब सारी सरकार की जो योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं का लाभ उठाने का प्रयास जरूर करेंगे। प्रत्येक इस लाभ योजना को आप तक पहुंचाने के लिए हर क्षेत्र में मतलब हर ब्लॉक का एक श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी होता है और उसके अंदर में हर वार्ड या हर मतलब कि गांव के लिए एक श्रमिक मित्र होता है। तो आप लोग जरूर जानकारी लीजिए कि आपके क्षेत्र में कोई श्रमिक मित्र है या नहीं, और नहीं है तो एक श्रमिक मित्र बनाने का जरूर प्रयास करें और उसके द्वारा ये लाभ जरूर है। और अभी तक
अपनी परिचय देते हुए मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन का लातेहार जिला मीडिया प्रभारी हूँ। मेरा नाम रविशंकर जाटव हुआ और से हमें अलग अलग करके जाति व्यवस्था में, धर्म व्यवस्था में बांट के हमें अलग किया जा रहा है। उस बात को हमें समझना है। भीम आर्मी सभी जाति के, सभी सामाजिक धर्मों के लिए वो लड़ाई लड़ती है और हम इस मंच से सभी युवाओं से ये आग्रह करते हैं कि भीम आर्मी से जुड़े, अपनी बातों को रखें और जहां भी शोषण हो, जहां भी अत्याचार हो, भीम आर्मी आपका पुरजोर साथ देगी, आपके साथ रहेगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपना 5 मिनट समाप्त करता हूँ। जय भीम। चर्चा में आ रहे हैं कि कैसे पलायन को रोका जा सकता है। मनरेगा के कविता जी ने बताया और जो इस पर बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि कैसे रोका जा सकता है। लेकिन 2009 में जब झारखंड में सरकार चल रही थी, उन्होंने पलायन रोकने के नए नए फंडे अपनाए थे और वो पॉलिसी के अंदर लाया भी था और विधानसभा में इस पर बहस भी चली थी कि रेलवे स्टेशन पंचायत में रजिस्ट्रेशन
चर्चा किए